सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा ब्रज प्रांत के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर हृदय जी को, हमारे महामंत्री शिवप्रताप जी को, डॉक्टर साहब को, हमारे जिले के अध्यक्ष धीरज बघेल जी को, महानगर के अध्यक्ष दिलीप बंसल जी को, हमारे साथी कपिल वाजपेयी जी को, अरुण कांत कटेरिया जी को, आगरा की पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। बने सिंह जी के बेटे की तबीयत खराब हो गई है तो इसलिए वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आगरा के एक एक कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। रुक जाओ ना। इसके साथ साथ ब्रज प्रांत में जितने भी जिले हैं उनके सभी जिला अध्यक्षों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और मैं एक एक जिले का नाम लूंगा। अपने जो भी साथी आए हैं जिले के अपने स्थान पे खड़े होके, पहलवान जी बैठ जाओ, तुम हमारी जगह पे बैठ जाओ, वहीं बैठो, तो वहीं बैठो। अलीगढ़ संतोष यादव जी जिला अध्यक्ष हमारे हैं। सुनील यादव जी आए हैं। महानगर अध्यक्ष इमरान और सुनील यादव, ठीक। मैनपुरी संतोष श्रीवास्तव जी, इटावा से मनोज यादव जी, आगरा के जिलाध्यक्ष का नाम मैं ले चुका हूं। मथुरा के जिलाध्यक्ष मथुरा भगत सिंह जी रास्ते में भी मिले थे। हाँ देख लिया मैंने। जिलाध्यक्षों को तो ऊपर आ जाने दो, ऊपर आओ बैठो। इसके अलावा हमारे एटा के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार वर्मा जी, सामने हट जाओ, देख तो लूं मैं सबको। औरैया के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र साहब। और कौन सा जिला बाकी रह गया? हाथरस के जिलाध्यक्ष सुरेश बघेल जी। फिरोजाबाद नूर भाई हमारे जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद। और कन्नौज के जिलाध्यक्ष चंद्रकांत यादव जी। और सबके लिए ताली तो बजा लो, कंजूसी क्यों कर रहे हो यार। राजगढ़ के जिलाध्यक्ष संजय राजपूत जी के लिए तालियां बजा दीजिए। और जितनी प्रांतीय टीम है ब्रज प्रांत की, वो लोग खड़े हो जाए अपनी जगह पे। इन सारे साथियों के लिए तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच में चुनाव समिति के सम्मानित सदस्य ब्रज कुमारी जी, ये आगरा जिले से इनका ताल्लुक है, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। सरबजीत सिंह मक्कड़ साहब, हमारे पूर्व विधायक नितिन त्यागी जी, दिनेश पटेल जी हमारे निवर्तमान महासचिव, सुरेंद्र कुमार जी हमारे दिल्ली के विधायक, अखिलेशपति त्रिपाठी जी हमारे दिल्ली से 3 बार के विधायक हैं, अखिलेशपति त्रिपाठी जी, कमांडो अशोक जी हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनूप पांडे जी हमारे चुनाव समिति के सम्मानित सदस्य हैं, विनय पटेल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंचायत प्रकोष्ठ के, तंडवा जी हमारी प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश की पार्टी की, महिला शाखा की टीम यूथ विंग के हमारे साथी
छात्र विंग के साथी, किसान विंग के साथी, सबका मैं आज के सम्मेलन की सफलता के लिए बहुत बहुत आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, मैं एक ही बात कह सकता हूं कि अगर ऐसे ही हम लोगों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में काम किया तो वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी को यहां की जनता झाड़ू मार मार के उत्तर प्रदेश की राजनीति से जोड़ेगा। और इसकी शुरुआत नगर पालिका के चुनाव से आप लोगों को करना है। नगर पालिका का चुनाव हमारा सेमीफाइनल होगा 2024 और 2027 में इनसे फाइनल मैच खेलने का काम हम लोग करेंगे। और आज आपकी ताकत देखकर मुझे लग रहा है कि इस नगर पालिका के चुनाव में, जहां पर वार्ड के चुनाव होंगे, जहां पर नगर पंचायत के चेयरमैन के चुनाव होंगे, जहां नगर निगम के मेयर के चुनाव होंगे, इन चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पराजित करके आम आदमी पार्टी का झंडा गाड़ने में हम लोग कामयाब होंगे। और जाइए और कहिए, लोगों को समझाइए, उनको बताइए कि ठीक है, आपने विधानसभा में वोट नहीं दिया, आपने एक चुनाव में मोदी जी को वोट दिया, एक चुनाव में योगी जी को वोट दिया। अरे ये तो शहरों की सफाई का मामला है, सफाई के लिए तो झाड़ू चाहिए, झाड़ू। ये झाड़ू वाला काम हमको दे दो। झाड़ू कई मामले में फायदेमंद है। घर की गंदगी साफ करना हो, झाड़ू चाहिए। मोहल्ले की गंदगी साफ करना हो, झाड़ू चाहिए। पार्क की गंदगी साफ करना हो, झाड़ू चाहिए। नदी की गंदगी साफ करना हो, झाड़ू चाहिए। शहर की गंदगी साफ करना हो, झाड़ू चाहिए। और राजनीति की गंदगी साफ करना हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। झाड़ू चाहिए। और झाड़ू बहुत काम की चीज है। अगर किसी के ऊपर भूत सवार हो जाता है तो हमारे गांव में ओझा लोग झाड़ू मार मार के उसका भूत उतारते हैं कि नहीं उतारते? अजय गौतम जी उतारते हैं ना? उतारते हैं ना? ये बता पाए? उतारते हैं भूत। और सत्ता का भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो योगी सरकार के ऊपर सत्ता का भूत सवार हो गया है। उनको उसका भूत उतारने के लिए हमको क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। थोड़ा सा हट जाओ, बोलने दो। तो उत्तर प्रदेश के कई इलाके इस वक्त बाढ़ से पीड़ित हैं। अगर ब्रज प्रांत का भी कोई जिला ऐसा है जो बाढ़ से पीड़ित है तो वहां जाकर लोगों के लिए राहत का काम कीजिए। आम आदमी पार्टी की पहचान सेवा की पहचान है। आम आदमी पार्टी की पहचान संघर्ष की पहचान है। आम आदमी पार्टी की पहचान आंदोलन की पहचान है। इसलिए इस बाढ़ पीड़ित इलाकों में जहां जहां उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ आई है, हमारे कार्यकर्ता जाएं और लोगों की सेवा के लिए काम करें, लोगों की मदद के लिए काम करें, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम करें। क्योंकि मैं कल अंबेडकर नगर का वीडियो देख रहा था। अंबेडकर नगर का वीडियो देख रहा था। अंबेडकर नगर के वीडियो में वहां का एक डीएम बैठा हुआ था, चश्मा लगा के बैठा हुआ था। चश्मा लगा के मैंने पहले उसको वीडियो देखा तो मैंने सोचा कि ये कोई हीरो है फिल्म का, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो डीएम है अम्बेडकर नगर का। अम्बेडकर नगर का डीएम था। वो बाढ़ पीड़ित जनता से कह रहा है भाई, ये बाढ़ पीड़ित जनता को कह रहा है कि भाई खाना लेने के लिए हम आपके घर में खाना पहुंचाने नहीं जाएंगे। खाना पहुंचाना है तो चौकी पे आओ, खाना लेना है तो चौकी पे आओ। इसका मतलब बाढ़ पीड़ित जनता को आदित्यनाथ की सरकार का डीएम
भीख देने का काम कर रहा है। वो जिस भाषा में बात कर रहा है उसका दिमाग ठीक करने की जरूरत है, और दिमाग ठीक होता है आंदोलन से, संघर्ष से, आवाज उठाने से, गरीब की आवाज बनने से। इसलिए बाढ़ पीड़ित इलाकों में जो लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, उनके लिए हम सब लोगों को काम करना है, उनके लिए हम लोगों को मेहनत करना है। एक पार्टी है इस देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी, जिसका केंद्र में राज, जिसका उत्तर प्रदेश में राज। आप इनसे कोई भी सवाल पूछिए, कहिए महंगाई कैसे कम होगी, कहते हैं हिंदू मुसलमान। हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल कैसे मिलेगा, कहते हैं हिंदू मुसलमान। अरे किसान को फसल का दाम तो दे दो, कहते हैं हिंदू मुसलमान। बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कानून व्यवस्था ठीक करो, कहते हैं हिंदू मुसलमान। कर्ज के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है, कहते हैं हिंदू मुसलमान। अरे नौजवान बेरोजगारी के कारण दर दर की ठोकरें खा रहा है, कहते हैं हिंदू मुसलमान। अरे व्यापार चौपट हो गया, रेड़ी पटरी वालों को उजाड़ देते हो और व्यापारी मक्खी मार रहा है, उसका व्यापार नहीं चल रहा, कहते हैं हिंदू मुसलमान। सारी बीमारियों का इलाज इनके पास सिर्फ एक ही है, हिंदू मुसलमान। और इस हिंदू मुसलमान की दुकान को अगर किसी ने बंद करने का काम किया तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी हम हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और जब हम कहते हैं पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार, दलित भी हमारा परिवार, पिछड़ा भी हमारा परिवार, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो हिंदू धर्म कहता है, जिसकी रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम से रहे। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जिस हिंदू धर्म में कोई भी पूजा हम लोग खत्म करते हैं तो पूजा खत्म करने के बाद प्रभु से, ईश्वर से, अपने इष्ट से हाथ जोड़कर पूरा परिवार प्रार्थना करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण। क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण। जोर से बोलिए, विश्व का कल्याण। क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण। प्राणियों में सद्भावना हो, और भाजपाई क्या कहते हैं? प्राणियों में दुर्भावना हो। झगड़ा कराओ। इनका भाजपाइयों का नाम मैंने दे दिया है भारतीय झगड़ा पार्टी। अपने मोहल्ले में बुला लोगे, मोहल्ले वालों में झगड़ा करा देंगे, और ज्यादा दिन घर पे बुला लिया तो पति पत्नी में झगड़ा करा देंगे। ये भारतीय झगड़ा पार्टी। और दूसरा क्या है? भारतीय झूठा पार्टी। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्यों कह रहा हूं ये बात? मोदी जी ने क्या कहा था? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख आ गया, 15 पैसे भी नहीं आए। और जो हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से 1500 की नोट छिपा के रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई मुसीबत होगी तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा मकान बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। आज वो सारा का सारा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माताओं बहनों जो संदूक में पैसा रखा है यही काला धन है, इसको लाइन में लग के जमा।
वो भी पैसा जमा करा लिया आपसे, पैसा जमा करा लिया, आपके घर का पैसा भी खाली कर लिया। थोड़ा पीछे हो जाओ, एकदम थोड़ा आप भी पीछे हो जाओ, सब लोग पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। सारा पैसा जमा करा लिया, पैसा आपका खाली कर लिया, और काला धन की रिपोर्ट आई, काला धन स्विट्जरलैंड की पैंट में 2 गुना हो गया, 2 गुना काला धन 2 गुना हो गया। फिर बोले किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे। किसानों की आमदनी 2 गुना नहीं की, गेहूं की खरीद कम कर दी, 3 काला कानून लेकर आए, 1 साल तक किसानों को सड़कों पर बिठाकर लाठियों से पीटा, अन्नदाताओं को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा। जो लोग इस देश के अन्नदाताओं का अपमान करते हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से जवाब देना होगा। फिर क्या बोले? फिर क्या बोले? बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा था, इसी उत्तर प्रदेश में ललितपुर के अंदर एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप की पीड़ित वो बेटी रोते बिलखते हुए ललितपुर के थाने में पहुंचती है कि आदित्यनाथ की पुलिस उसको न्याय देगी। वो बेटी जब जाती है तो गैंगरेप की पीड़ित उस बेटी के साथ वहां का थानेदार रेप करता है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कानून की व्यवस्था कहां रहेगी, बेटियों की सुरक्षा कहां रहेगी? जरा हमको बताओ। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई आसमान पे। सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका, आटा महंगा हो गया, दाल चावल महंगी हो गई, महंगा हो गया गैस का सिलेंडर, महंगा हो गया बच्चों का दूध, महंगी हो गई कैंसर की दवा, टीबी की दवा, किडनी की दवा, हार्ट की दवा। आज सारी चीजों के ऊपर टैक्स बढ़ा बढ़ाकर इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है सरकार। और मामूली पैसा नहीं, 27 लाख करोड़ रुपए 8 साल के अंदर डीजल और पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाकर मोदी सरकार ने इकट्ठा किया। और ये पैसा गया कहां? ये पैसा जो आपने बैंकों में जमा किया था, ये पैसा जो टैक्स के जरिए सरकार को देते हो, ये पैसा जो आपको जब सुविधा देने की बात आती है, केजरीवाल जी कहते हैं हम बिजली फ्री देंगे, हम शिक्षा फ्री देंगे, हम स्वास्थ्य फ्री देंगे, हम माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री देंगे, हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में कराएंगे। तो मोदी जी कहते हैं ये रेवड़ी है, ये रेवड़ी है। अरे बेईमानो, हेलीकॉप्टर से तुम उड़ते हो, बड़े बड़े बंगलों में तुम रहते हो, हजारों लाखों रुपए प्रतिदिन अपने ऊपर उड़ाते हो, वो रेवड़ी नहीं है। अपने पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने माफ कर दिया, वो रेवड़ी नहीं है। 5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का टैक्स माफ कर दिया, वो रेवड़ी नहीं है। गरीब के घर में रोशनी देने के लिए अगर 300 यूनिट बिजली फ्री हो गई तो कहते वो रेवड़ी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जाओ पूछो रेवड़ी क्या है, पूछो रेवड़ी क्या है। इस देश के आम आदमी का पैसा जो बैंकों में जमा था, वो पैसा कर्जा उठा कर दिया गया। किसको दिया गया? मोदी जी के मित्रों को दिया गया, मित्रों को। किसको दिया गया? अडानी को दिया गया। किसको दिया गया? अडानी को दिया गया। नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी, अभी हमसे मीडिया वालों ने एक दिन पूछ लिया, बोले संजय सिंह जी बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने कहा क्या खुशखबरी है? कहने लगे अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बन गया। मैंने कहा हाँ, मैंने भी सुना है 2 नंबर ही अमीर बन गया।
बाप नंबरी तो बेटा, बाप नंबरी तो बेटा। तो मोदी जी इनके बाप है राजनीति में, और ये 10 नंबरी। तो ये 2 नंबरी अमीर बन गए। तो मैंने कहा कि भाई 14 में इनकी संपत्ति कितनी थी? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अडानी की संपत्ति थी 37,000 करोड़ रुपए। सुन लेना कायदे से। मैंने कहा 18 में कितनी थी? कहने लगे 57,000 करोड़ रुपए। मैंने कहा 2020 में कितनी हुई? कहने लगे 2.5 लाख करोड़ रुपए। अरे मैंने कहा जो कोरोना की महामारी थी, पूरी दुनिया में लोगों की जान जा रही थी, 2022 में कितनी हुई? कहने लगे 13.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। और कर्जा कितना मिला है? कितना कर्जा मिला है अडानी को मालूम है? इसमें कितने कितने लोग बैंक का कर्जा लिए हैं? बताओ, हाथ उठाओ जरा। लिए हो ना? अगर 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेना हो तो नितिन त्यागी मुझे बता रहे थे चप्पल घिस गई थी एक बार इनको पढ़ाई के लिए लोन लेना। कहने लगे कभी मैनेजर के पास जाओ, कभी फील्ड ऑफिसर के पास जाओ, कभी क्लर्क के पास जाओ, यहां रिश्वत खिलाओ, वहां रिश्वत खिलाओ। 2.5 लाख का लोन लेने में इनको मुसीबत आ गई। लेकिन अडानी को जो कर्जा मिला है, आपका जो पैसा उठाकर दिया गया है, वो पैसा है 2.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? बैंकों से आम आदमी का पैसा उठा उठा कर मोदी जी ने कहा 2.5 लाख करोड़ रुपए हम अपने दोस्त को देंगे तो तुमको 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात आए, तुमको कैंसर की दवा सस्ती करने की बात आए, तुमको फसल का दाम देने की बात आए, तुमको नौकरी देने की बात आए, तो मोदी जी के पास पैसा नहीं है। लेकिन अडानी के लिए अगर कर्जा देने की बात आए तो 2.5 लाख करोड़ रुपए ले जा बेटा। तो बाप नंबरी बेटा, बाप नंबरी बेटा 2.5 लाख करोड़ रुपए दे दिया। अब ये पैसा तो ले लिया कर्जा इन बेईमानों ने, बड़े बड़े लोगों ने। मैंने पार्लियामेंट में कहा, मैंने कहा मोदी जी इस देश का पैसा लोग लूट लूट के भाग गए, उनको गिरफ्तार तो करो। अरे बोले कौन कौन भाग गए? मैंने कहा 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया। 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया। 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन सदेसरा भाग गया। 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। अरे सबसे कम जो लेके भागा है 3,000 करोड़। अरे उसी ललित मोदी को पकड़ लो। मोदी जी ने कहा हमें नहीं पता ललित मोदी कहां। मैंने कहा अगर तुमको नहीं पता तो सुष्मिता सेन से पूछ लो, उसको पता है। सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ललित मोदी नहीं मिलता। क्योंकि क्यों नहीं मिलता? क्योंकि चोर चोर, चोर चोर, चोर चोर, इन बेईमानों ने भाजपाइयों को करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए खिलाया है। एक कंपनी है DHFL, उस कंपनी ने घोटाला किया 42,000 करोड़ रुपए का, और भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया 29 करोड़ रुपए। तो जब नौजवान को कहा जाए कि हमारे नौजवान जो सेना में जाते हैं उनको पूरी तनख्वाह दे दो, उनको पैसा दे दो, उनकी सैलरी दे दो, उनको पेंशन दे दो, उनको मेडिकल की सुविधा दे दो, उनको कैंटीन की सुविधा दे दो, तो मोदी जी कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। कहते बेटा चढ़ जा सूली पर, अग्निवीर बन जा। क्या बना रहे नौजवानों को? अच्छा, नाम भी बड़ा तगड़ा देते हैं भाजपाई। तनख्वाह भले नहीं मिला, अग्निवीर बन के खुश हो जाओ बेटा, अग्निवीर बन जा। 17 साल की उम्र में सैनिक बन जा बेटा, 21 साल की उम्र में रिटायर हो जा बेटा,
21 साल के बाद कटोरा लेके घूमो। है कि नहीं है कि नहीं है? हमने भाजपाइयों से पूछा रिटायरमेंट के बाद ये नौजवान क्या करेंगे? कहने लगे अरे धोबी का काम कर लेंगे, नाई का काम कर लेंगे, नाई का काम कर लेंगे। पकोड़ा कैसे बेचेंगे? तेल महंगा कर दिया, बनाओगे कैसे पकोड़ा? सरसों का तेल महंगा हो गया। तो हमने कहा क्या करेंगे? कहने लगे ड्राइवर का काम कर लेंगे। इनका एक नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उसने कहा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने सिक्योरिटी गार्ड का काम कर लेंगे। तो मैंने उसका एक वीडियो देखा था, उसका एक बेटा है, विधायक है, वो डंडे डंडे से ईओ को मार रहा था, एक अधिकारी को। मैंने कहा तेरा बेटा तो बहुत बढ़िया डंडा चला लेता है, उसी को डंडा पकड़ा के बीजेपी के दफ्तर के सामने खड़ा कर दो, वो सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। हमारे बेटे सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनेंगे, हमारे बेटे सेना के जवान बनेंगे और भारत माता की रक्षा के लिए जब शहीद होंगे तो पूरा क्षेत्र, पूरा देश उनको नमन करेगा। भारत माता की रक्षा के लिए हमारा जवान, हमारा बेटा -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में ड्यूटी करेगा, और तुम्हारा बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन के हजारों करोड़ रुपए लूटेगा। ये व्यवस्था हिंदुस्तान में बंद होनी चाहिए। तो स्कूल बनाना है तो किसको वोट देना होगा? झाड़ू को। अस्पताल बनाना है तो किसको वोट देना है? अपने शहर की सफाई करनी है तो किसको वोट देना है? सड़कें अच्छी बनवानी है तो किसको वोट देना है? झाड़ू को वोट दोगे तो बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री। पंजाब में सरकार बनी तो भगवंत मान जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री 1 जुलाई से कर दी, और अभी वहां पर बिजली का बिल आया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, आपको गर्व होना चाहिए। पंजाब में जो आपकी सरकार बनी, भगवंत मान जी की सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री किया तो 51 लाख परिवारों का 0 बिजली का बिल आया। 0 बिजली का बिल आया। पंजाब में, दिल्ली में नारा लग रहा है बिजली का बिल है 0 और केजरीवाल भगवंत मान है हीरो। ये काम हो रहा है। तो भाजपाई क्यों घबराए हुए हैं? क्योंकि केजरीवाल जी ने इनका हिंदू मुसलमान की राजनीति वाली दुकान शटर कह दिया। आपको स्कूल अस्पताल पे बात करना होगा तो उस पे कहते हैं हम तो पढ़ेंगे नहीं आए हैं, कैसे परीक्षा दें? ये तो गलत क्वेश्चन आ गया। हम तो पढ़ाई हिंदू मुसलमान की किए थे, स्कूल अस्पताल पूछ रहे हैं केजरीवाल जी। ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। जैसे ही गुजरात में पहुंचे दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद रोज ईडी भेजते हो, रोज सीबीआई भेजते हो, रोज दिल्ली पुलिस भेजते हो। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, 24 मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे ऊपर किया है। 2400 मुकदमे कर लो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को उठा के जेल में डालो, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। इस देश के आम आदमी की जीत होगी। हमको मुकदमों और एफआईआर से मत डराओ। ये बहुत मुकदमे और एफआईआर देखे हमने। अभी क्या कर रहे हैं? जब चुनाव में हार जाते हैं तो विधायक खरीदते हैं। एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी हालत हो गई है। बहुत पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, दूल्हा बिकता है। कांग्रेसी कह रहे हैं विधायक बिकता है। उनकी बोली लग रही, गोवा में बिक जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बिक जा रहे हैं, कर्नाटक में बिक जा रहे हैं। गोवा में बिक गए 8 विधायक,
9 सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में तोड़ तोड़ के बनाई है, तोड़ तोड़ के। महाराष्ट्र में विधायक तोड़ के सरकार बना ली, कर्नाटक में विधायक तोड़ के सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ के सरकार बना ली, उत्तराखंड में विधायक तोड़ के सरकार बना ली, अरुणाचल में विधायक तोड़ के सरकार बना ली, पूरे हिंदुस्तान में खाली सभी, गोवा में विधायक तोड़ के सरकार बना ली, पूरे हिंदुस्तान में खाली विधायक तोड़ के सरकार बना ली। और क्या कहते हैं ये बेईमान? कहते हैं ये ऑपरेशन लोटस है। एक इतनी दुनिया की अपने आप को सबसे बड़ी कहने वाली पार्टी, वो अपने चुनाव चिन्ह के नाम पर भ्रष्टाचार का ऑपरेशन चला रही है। कह रही है ऑपरेशन कमल है, ये कमल विधायक खरीद रहे हैं। हमसे एक बार एक टीवी चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि संजय सिंह जी, विधायक हम लोगों ने कहां और कैसे खरीदा, जैसे मुझे बताइए। मैंने कहा तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हाफिज सईद कहे कि कहां आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया, हमको बताइए। डाकू गब्बर सिंह अगर आपको कहे कि बताइए हमने कहां डकैती डाली, तो भाजपाई अगर कह रहे हैं, मैंने कहा तुम लोग इतने भोला बालक बन गए, तुम्हें पता नहीं तुमने महाराष्ट्र में कैसे सरकार बनाई, तुम्हें पता नहीं गोवा में कैसे विधायक तोड़ा, तुम्हें पता नहीं कर्नाटक में कैसे तोड़ा, तुम्हें पता नहीं कैसे मध्य प्रदेश में तोड़ा। क्या रामायण का श्लोक सुना के तुम विधायक तोड़ते हो? अरे हजारों करोड़ के धंधेबाजी करके तुम विधायक तोड़ते हो, मंत्री का लालच देके तुम विधायक तोड़ते हो। तुम्हारी ये राजनीति दिल्ली और पंजाब में चलने नहीं देंगे। और पंजाब में तो अब पूरी सरकार है, वहां पुलिस है। भाजपाइयों अगर वहां विधायक खरीदने जाओगे तो पकड़ के तुमको जेल में भी डालेंगे, जेल में भी डालेंगे। तो साथियों, इनसे आप किसी न्याय की, किसी अच्छे काम की उम्मीद मत कीजिए। ये कौन सी पार्टी है? ये कैसे लोग हैं? मैं तो इनको कहता हूं कि ये अपशकुनी लोग हैं। अपशकुनी का मतलब कोई बात बोल दी, कोई बात कह दी, आपके साथ वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई वो घटना। और मुझे याद है, ये ऐसी पार्टी है, केजरीवाल जी कहते हैं चुनाव जिता दो हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, चुनाव जिता दो हम तुम्हारे बच्चों के लिए अस्पताल बनाएंगे, चुनाव जिता दो हम तुम्हारे लिए सड़कें बनाएंगे, चुनाव जिता दो हम तुमको फ्री बिजली देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों, गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शमशान बनाने की बात पूरे चुनाव में कहते थे, शमशान बनाना है, शमशान बनाना है, शमशान बनाना है। और इन अपशकुनियों ने, इन बेईमानों ने ऐसी भाषा बोली कि ऐसे अभागे लोग हैं ये कि लाखों की संख्या में कोरोना की महामारी में शमशान बन गया। हमारे गांव में लोगों की मौतें हुई, नदी के घाट पर चील कौए कुत्तों ने उन परिजनों की लाशों को नोचने का काम किया। ऐसी अपशकुनी पार्टी को मिलकर हराने का काम करना है, इनको जमानतें जब्त कराना है और इनसे कहना है हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल चाहिए। उत्तर प्रदेश की तरक्की चाहिए। संजय भैया, संजय भैया। अब 3-4 मिनट मेरी अंतिम बातें ध्यान से सुन लेना। ये बातें तो मैंने तर्क की दी जो जनता के बीच में जाकर आपको कहना है, और भारतीय झूठा पार्टी से लड़ना है, उनके झूठ को उजागर करना है। लेकिन ये काम करने के लिए आपको मजबूत संगठन की जरूरत है, साथियों। जनता के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। आज से ही जुट जाना, अपने अपने इलाकों में सदस्यता अभियान चला के हर वार्ड में जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, आवेदन फॉर्म आपके पास पहुंच गया, आवेदन भरिए।
जो अच्छे कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका आवेदन भरवाइए। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी ऐसे लोगों से संपर्क करने के लिए जाएं जो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे थे या पहले नंबर पे थे, जो आपकी पार्टी में आना चाहते हैं। क्योंकि दिल्ली के बाद, पंजाब जीतने के बाद आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी के प्रति भरोसा बढ़ रहा है, मजबूती बढ़ रही है। उनका फॉर्म भरवाइए, सदस्यता अभियान चलाइए, अपना संगठन विस्तार कीजिए, बूथ की कमेटियां बनाइए। बूथ की कमेटी के नीचे 30 घर के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी बनाइए। अपने शहर में जो टूटी हुई सड़कें हैं, जो बदहाल स्कूल हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उसका एक बैनर बना के शहर का जो फ्लाईओवर हो वहां पर उस बैनर को लटका के 2 घंटे खड़े हो जाइए। नगर पालिका के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम एक एक कार्यकर्ता को करना है। हर शहर में लड़ाई छेड़ दीजिए, संघर्ष करिए। नगर पालिका में हाउस टैक्स का भ्रष्टाचार, नगर पालिका में वाटर टैक्स का भ्रष्टाचार, नगर पालिका में सड़कों के, नालियों के निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार, नगर पालिका में मजदूरों को भर्ती करने के नाम पर भ्रष्टाचार। कागजों में मजदूर रहता है लेकिन वास्तव में मजदूर नहीं रहता, उसके नाम पर चेयरमैन और मेयर पैसा निकाल कर खाते हैं। ये सारे भ्रष्टाचार उजागर कीजिए, संगठन का निर्माण कीजिए। तिरंगा शाखाएं जो हैं, हर रविवार को तिरंगा शाखा लगनी चाहिए। अपने शहर का कोई भी बड़ा पार्क हो, कोई भी गंगा स्थान हो, वहां पर जाइए, सफाई कीजिए, वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाइए, रक्तदान शिविर का आयोजन कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। हर रविवार को 2 घंटा देश के लिए आप लोग जरूर निकालिए, लोगों की सेवा के लिए। हम हर समय, हर दिन राजनीति नहीं कर सकते। कुछ रचनात्मक कार्य, कुछ अच्छे कार्य भी हमको करना है। इसलिए साथियों और दोस्तों, जाइए और आज से ही संकल्प लेके, दिन रात मेहनत करके, काम करके अपने पार्टी को खड़ा कीजिए। चुनाव में मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारिए। आरक्षण का इंतजार मत कीजिए, संगठन बनाइए, संघर्ष कीजिए। जिसके भी नाम का आरक्षण होगा उसका एक मजबूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारना है। संगठन की शक्ति से अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करना है। संगठन की शक्ति से अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करना है। जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, सबका सहयोग लीजिए। सबसे कहिए अपने जिले में पार्टी का प्रचार करें। हमने बैनर होर्डिंग दिनेश पटेल जी से कह के भिजवाया है आपको। दिनेश पटेल जी जो हमारे निवर्तमान महासचिव हैं, उनसे मैंने कहा कि सबको आप एक डिजाइन भेज दीजिए अपनी फोटो के साथ। सारे लोग अपने शहर के मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे बताओ? अगर अकेले नहीं लगा सकते तो 4 लोग चंदा करके लगाओ। लेकिन पार्टी का प्रचार गली मोहल्ले में दिखना चाहिए। 15-20 दिन के अंदर पूरा शहर, पूरा जिला ये जान जाए कि इस बार भाजपा से, जैसे गुजरात में लोग जान गए कि भाजपा से अगर कोई लड़ रहा है तो आम आदमी पार्टी लड़ रही है। नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव में भी लोग जान जाए भाजपा से कोई लड़ाई है तो सीधे लड़ाई आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। और आज आपकी मौजूदगी देख के मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपकी उपस्थिति, आपकी संख्या को देख के मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये लड़ाई बहुत आसान है। आप मेहनत कीजिए, आप चुनाव पक्का जीतेंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। मेहनत करना। 30 घर के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी बनाइए। उस व्यक्ति को कहिए कि उन 30 घरों में अपना संपर्क बना के रखे, लोगों के पास जाए, उनकी जो छोटी मोटी समस्या है उसके लिए काम करें। आज हम सत्ता में नहीं है, सीधे मदद नहीं कर सकते, लेकिन संघर्ष का रास्ता बड़े बड़े कामों को करवाता है। संघर्ष से बड़ी बड़ी सत्ता हिल जाती है।
आम आदमी पार्टी के जब 3 MP थे तब भी, और जब अब 10 की संख्या हो गई है तब भी, जो आम आदमी पार्टी सदन में बोलती है उसको पूरा देश सुनता है। इसलिए हर जिले में आपकी अलग पहचान होनी चाहिए। थाने पे जाओ, SP के दफ्तर में जाओ, 10, 20, 50 कार्यकर्ता टोपी लगा के जाओ, हर आदमी आपकी बात को सुनेगा। संघर्ष कीजिए अपने लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए। और साथियों और दोस्तों, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हम इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। और जब हम कहते हैं कि हम राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, तो ये सड़ी गड़ी राजनीति, ये भाजपा कांग्रेस सपा बसपा की जो राजनीति है, इस राजनीति से ऊपर उठकर आम आदमी की राजनीति को हमको सत्ता के केंद्र में लेकर आना है। आम आदमी को हमें ताकतवर बनाना है।